बच्चों लोग आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर। यानी आपके किसी भी रिएक्शन का जो रेट है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई रिएक्शन आर से पी या अगर रिएक्शन कोई ऑफर करने वाला है तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना तो रेट इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, तो देखा गया है कि अगर रेट का जो वैल्यू है यहाँ पे जो आर टी, ये रेट यहाँ जो आर बता रहा है ये बता रहा है रेट के बारे में। ठीक है, यहाँ तो क्या है, रेट के बारे में। तो बोला गया है आर एट टाइम टी, सॉरी आर एट टेम्परेचर टी। यहाँ टी जो कैपिटल टी है ये बता रहा है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, कैपिटल टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो रेट एट टेम्परेचर टी, ठीक है, और ऊपर जो आर टी प्लस 10 इसका मतलब क्या है, रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10, रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर होगा या तो डिग्री में लोगे या तो केल्विन में लोगे। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा या तो डिग्री में ले सकते हो या तो केल्विन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको बस टेम्परेचर को बताना है ना, सपोर्ट तो करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में या तो डिग्री में दिया रहेगा या तो केल्विन में दिया रहेगा। यहाँ बस ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि हाँ इस टेम्परेचर पर रेट इतना होगा, बस ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। यहाँ कोई फॉर्मूला में इसका यूज तो करना नहीं है, इसलिए डिग्री और केल्विन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान ना क्या बोला गया है, रेट एट टेम्परेचर टी नीचे वाला टर्म है और ऊपर टर्म है रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेशियो है, रेशियो क्या है, तो रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई रेट एट टेम्परेचर टी का रेशियो को बोला गया न्यू, इसको न्यू बोला गया है। और इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को फॉलो करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो है यानी जो न्यू है उसका वैल्यू 2 मानना। आप कितना मानोगे, उसको 2 मानना। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 बाई रेट एट टेम्परेचर टी का रेशियो होता है 2। 2 बोलने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 से बढ़ा दोगे तो इसका जो रेट है वो डबल हो जाता है। तो रेट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 इज डबल ऑफ रेट एट टेम्परेचर टी। यानी आप टेम्परेचर को 10 से आप इंक्रीज करते हो तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आते कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ध्यान देना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप समझ चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि रेट एट टेम्परेचर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेशियो है उसको हम दो याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो टेम्परेचर या तो न्यू का वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन में न्यू का वैल्यू या तो दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको आप 2 मान लेना। जो एनसीईआरटी का जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको आप 2 मान सकते हो। यानी अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हो, 10 डिग्री और 10 केल्विन से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपका जो रेट होता है, रेट इंक्रीज करता है ट्वाइस। तो रेट डबल से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन याद आना। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रिएक्शन का रेट है टेम्परेचर 30 डिग्री पे आर नोट। तो रेट अगर आर नोट है तो बोला है टेम्परेचर को हम बढ़ा के 120 डिग्री कर देंगे तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा। ठीक है, तो रेट क्या होगा। हाँ ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको पता है कि हर 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 10 डिग्री के राइज पे आपका जो रेट होता है वो डबल होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 30 होगा, ठीक है, तो 30 होगा, ध्यान देना 30 पे अगर रेट अगर आर नोट है तो 30 से 10 बढ़ेगा तो क्या होगा, 40 होगा। तो 40 डिग्री पे आपका रेट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 आर नोट हो जाएगा। फिर 10 आप बढ़ाते
तो 50 पे कितना होगा, तो इसका डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आर नोट हो जाएगा। 50 से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 आर नोट, इसका डबल हो जाएगा यानी 8 आर नोट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपके हर 10 के इंक्रीज पे आपका 2-2 का फैक्टर आते जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि 30 से 120 जाने में आपका कितना टेम्परेचर इंक्रीज है, 90 का इंक्रीज है। उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 आ रहा है। इसका मतलब आपको 9 टाइम्स 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर बार जब आप 10 बढ़ाओगे तो 2-2 का फैक्टर आता जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो रेट फाइनल है बाई जो रेट इनिशियल है, इसका रेशियो होगा 2 का पावर ए, और यहाँ ए होगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10, यानी हर 10 के इंक्रीज करने पे आपका रेट डबल हो रहा है। यहाँ पे रेशियो क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो ए रेशियो डेल्टा टी बाई 10 का रेशियो कितना वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 9 हो जाएगा इस केस के लिए। तो यहाँ पे जो रेट फाइनल होगा वो इनिशियल रेट इंटू 2 टू पावर ए है, और ए का वैल्यू क्या 9 होगा, यानी 2 का पावर 9 इंटू रेट इनिशियल होगा, जो कि दिया क्वेश्चन में आर नोट, यानी 2 टू पावर 9 आर नोट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेट फाइनल। क्या हो जाएगा, रेट फाइनल, ठीक है। तो आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में कि रेट फाइनल निकालने के लिए क्या होगा, आपको न्यू पता होना चाहिए। न्यू का वैल्यू जो नॉर्मली क्या दिया रहता है, नॉर्मली दिया रहता है 2, अगर नहीं दिया रहा क्वेश्चन में तो 2 मान लेंगे, ठीक है। तो रेट फाइनल इक्वल टू क्या होगा, रेट इनिशियल इंटू न्यू का पावर ए, और ए यहाँ पे ए क्या है, तो यहाँ ए बेसिकली है डेल्टा टी बाई 10 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में आपको सेट रखना है इसी को, ठीक है। अब ध्यान है ना, तो पॉइंट ये आता है, तो आखिर रेट बढ़ता क्यों है, रेट बढ़ता क्यों है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट बढ़ता क्यों है। तो ध्यान देना, कोरिलेशन अगर आर से पी है तो उसका रेट को क्या लिखोगे कि आर का पावर एन। तो ध्यान देना, जो आर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपका अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका आर का वैल्यू क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट हो, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो क्या होगा, वो क्या कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, तो चेंज कर नहीं रहा है। तो ऊपर रेट के एक्सप्रेशन में आर कांस्टेंट अगर मानते हैं तो उसका पावर एन भी कांस्टेंट ही रहता है, ऑर्डर भी क्या कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, आपका ऑर्डर भी क्या होता है कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो आपका जो आर का पावर एन है एक पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो के है, बस के जो है उसको हम सोच सकते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप तो आर और एन को का वैल्यू में कोई चेंज तो है नहीं। तो इसका मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके कि रेट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो के है, जो के कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज करेगा, उसका वैल्यू चेंज करेगा। तो यहाँ से आप इन्फरेंस निकाल सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ेगा, यानी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। और यही रीजन है कि जब के बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जो रेट होता है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर हम के बढ़ाएं तो क्या होगा, रेट अपने आप इंक्रीज करेगा। तो पॉइंट है कि के कैसे इंक्रीज करता है। तो टॉपिक अपना रहेगा डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर, यानी के कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान देना, इस डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दिया गया हुआ अरेहनेस इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, अरेहनेस इक्वेशन, ठीक है। तो जो अरेहनेस इक्वेशन उसको आप देखो ध्यान से, ध्यान देना। तो यहाँ पे बोला गया जो रेट कांस्टेंट के होता है इक्वल टू होगा ए, ब्रैकेट के अंदर टर्म है ई टू पावर माइनस ई बाई टी, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो टर्म्स उसका मतलब क्या होता है समझ लो, उस टर्म्स का बेसिक मतलब क्या होता है वो जानना है। तो यहाँ जो ए होता है, ए को बोला गया है अरेनेस कांस्टेंट, या इस ए को बोल लेते हैं हम लोग
फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है, या फिर इसको बोला गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिकल ई है उससे पहले आ रहा है ना, ई के पहले आता है इसलिए बोला गया प्री, और ई होता है मतलब एक्सपोनेंशियल, तो क्या होगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इस ए को हम इतने नाम से जान सकते हैं। तो ए का नाम क्या क्या बोला गया, चलो अरहेनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको बोलते हैं लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो यहाँ पे टर्म है ई टू पावर माइनस ई ए बाय टी, तो ये आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो पूरा का पूरा टर्म है ई टू पावर माइनस ई ए बाय टी एक फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसका है? यानी मैथमेटिकल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फ्रैक्शन का कुछ मतलब है कि नहीं है? तो बोला गया है जब फ्रैक्शन है ये उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है, ये फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमको इन्फॉर्म कर रहा है जिसका जो एनर्जी है, जिसका एनर्जी आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो ये उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलेंगे ये हमको सीखना है। ये सब ये आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अब ना इस फॉर्मूले में जो टर्म्स उसका वैल्यू कैसे पुट करना है उसको ध्यान से सुनना है आपको। तो ई है, आर है, टी है। तो आपको टी को पुट करना है केल्विन में, आर को पुट करना है 8.314 और एनर्जी पुट करना है जूल में। किस में पुट करना है? जूल में। अगर आप कैलोरी लेते हो उस केस में आर का वैल्यू पुट करना 2 लेना या लेना 1.98। ठीक है, तो 2 ले सकते हो या ले सकते हो 1.98। ठीक है, और आपको जो टेम्परेचर है उसे लेना आपको केल्विन में, केल्विन लेना है केल्विन में। तो ये आपका वैल्यू पुट करना आपको आपके मैथमेटिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यानी हमको जो टर्म्स है कुछ उससे सीखना हमको है कि आखिर टेम्परेचर बढ़ने से केप बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो उसका लॉजिक तो आपको बता दिए, बट उसके बिहाइंड कुछ टर्म्स हमको जानना था। ठीक है, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आगे जो चीज़ सीखनी, आगे जो भी हमको समझना है उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी, ठीक है, तो बोला गया अगर रिएक्शन को ऑकर करना है और रिएक्शन टू ऑकर, ठीक है, तो अगर रिएक्शन को ऑकर करना है तो उसका कुछ कंडीशन चाहिए होता है, कुछ कंडीशन चाहिए होता है। अगर आपको रिएक्शन को ऑकर करवाना है तो कुछ ना कुछ आपको कंडीशन चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या चाहिए ध्यान देना। तो ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि आपको इस A2 और यहाँ B2 दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे A और A में एक बॉन्ड बना हुआ है और B में एक बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि रेड करके AB बना ले, तो फिजिक पॉसिबल कब है? जब आपका जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है टूटेगा, यानी हम A और A का बॉन्ड तोड़े और B का बॉन्ड तोड़े। ठीक है, तो इन बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी आखिर आता कहाँ से है? तो यार बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी हम देते हैं टेम्परेचर से। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है? तो अगर हम बोलते हैं कि अगर AB बनाना है तो क्या होगा, हमको पहले A और A का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और B और B का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, A और तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस AB का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आखिर बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी हो अब देते कहाँ से हो? तो देते हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के। तब हम टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है, कोलाइड करता है। जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, अगर कोलिजन का इनफ एनर्जी मिल जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, आपका ओल्ड बॉन्ड टूट जाएगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी को बोला गया है कॉलिजन थ्योरी, इसे बोला गया है कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी का कुछ अपना पोस्टुलेट्स है, उसको ध्यान देना। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर किसी रिएक्शन को ऑकर करना है तो उसके लिए कॉलिजन एसेंशियल होता है, क्योंकि बिना कॉलिजन के क्या होगा, रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉलिजन
एसेंशियल है, ठीक है। हर और कॉलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कॉलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। किसी भी, अगर मान लें कि हम इस ए और ए को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड कर जाएगा, मॉलिक्यूल जो है, जैसे मान लें कि यहाँ पे ए बी है, सर ए है और यहाँ बी बी है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोलिजन ऐसा होगा तो ये कि इसको ऐसे टकरा गया तो क्या होगा, ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कोलिजन ऐसा होता है जो इफेक्टिव नहीं होता है, कुछ कोलिजन ऐसा होगा जिसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, मतलब अगर मान लेते हैं कि कोलिजन होके मान ले अगर ऐसा ऐसा टकराएगा तो बॉन्ड टूट सकता था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी भी था, और कोलिजन अगर ऐसे होगा कि ए नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, तो टकराएगा तो क्या होगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा आपस में। ये अगर ऐसा कोलिजन करेगा तो क्या होगा, तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोलिजन का बोला गया, कोलिजन एसेंशियल तो है, प्लस हर कोलिजन से क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड उसी से बनेगा जिसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, प्लस ओरिएंटेशन के साथ साथ उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। मान लेते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने के, अगर मान लेते कि प्रॉपर ओरिएंटेशन है भी, अगर मान लेते हैं कि आपका कोलिजन में प्रॉपर ओरिएंटेशन है भी, तो भी अगर मानते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर 50 जूल एनर्जी चाहिए, और मानते हैं कि 50 एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर 50 एनर्जी आपका रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और जो एनर्जी ऑफ कॉलिजन है उससे कम है, मतलब कॉलिजन का स्पीड बहुत स्लो है, उतना एनर्जी अगर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो अगर अगर आपका कॉलिजन का रिक्वायरमेंट एनर्जी 50 है और आप 20 से मूव कर रहे हो तो उतना मोमेंटम मिलेगा नहीं, तो क्या बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसलिए बोला गया है कि कॉलिजन का एनर्जी सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो जिस कॉलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है और एनर्जी सफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन, उसको बोला गया है इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। ये ध्यान आप लोग। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी बॉन्ड फॉर्म, जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उसमें क्या होगा, हमको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। To take place. For a reaction to take place, the reacting particles must collide. But just because they do collide, it doesn't mean they will react. Now consider a reaction between two diatomic molecules, AA and BB, to give two molecules of AB. This can be represented by the equation these two diatomic molecules can collide in many different orientations, but consider the two orientations here. In orientation 1, the two diatomic molecules A2 and B2 are in the correct orientation to react. In orientation 2, they are not, and so no reaction occurs. Imagine our reaction being that of a ball of yellow plasticine reacting with a ball of red plasticine to give just one ball consisting of the yellow and red plasticine stuck together. If you slowly roll the ball of yellow plasticine towards the ball of red plasticine, they will collide. However, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will not be stuck to it. No reaction. If you throw the ball of yellow plasticine at the ball of red plasticine, again they will collide. But this time, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will be stuck to it. There has been a reaction. We call a collision that results in a reaction a fruitful collision. So, for the collision to be fruitful, the reacting particles must collide with sufficient energy.
So to recap, for a reaction to occur, particles must collide with sufficient energy, and particles must be in the correct orientation. ठीक है, तो आप लोग तो समझ में आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो यही था अपने पास कि अगर रिएक्शन को ऑकर करवाना है तो इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि कॉलिजन होना चाहिए। तो कॉलिजन के बिना कॉलिंग रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, कॉलिजन होगा तो उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तो कॉलिजन बहुत तरीके से पॉसिबल है, लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या था कि कॉलिजन होना चाहिए विद सफिशिएंट एनर्जी, विद सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ से वीडियो से भी क्लियर हो गया कि आखिर होता क्या है रिएक्शंस में। ठीक है, तो बच्चों आप लोग कॉलिजन थ्योरी का जो कंडीशन से क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि कॉलिजन थ्योरी यानी आपका रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन अगर ऑकर कर रहा है तो कंडीशन क्या क्या मैं बोल चुका हूँ कि कॉलिजन होना जरूरी है। ठीक है, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी, इसको बोला गया है इफेक्टिव कॉलिजन। यानी जिस कॉलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और एनर्जी सफिशिएंट हो तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, अब ध्यान देना इस पूरे प्रोसेस में आपका एनर्जी का जो चेंज है उसको समझो आप ध्यान से। ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी का चेंज क्या हो रहा है? पॉइंट बोला गया, अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन टाइप इंडोधर्मिक है कि एक्सोधर्मिक, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक इंडोधर्मिक रिएक्शन का, इंडोधर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। उसमें मैं शुरू से मैं ड्रॉ करता रहता ना। अगर हम बात कर रहे हैं एक रिएक्शन आर से पी जिसका डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है? रिएक्शन टाइप इज इंडोधर्मिक, यानी इस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना डेल्टा एच बेसिकली होता क्या है? तो डेल्टा एच बेसिकली होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब पता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप देखोगे तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल अगर आप इसको बोलते हो तो जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल होगा वो और हाइयर होगा, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है ना। तो अगर आपका ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है तो आपका प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कुछ हाइयर होगा, इसको यहाँ पी हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये जो गैप है ना, यहाँ जो गैप पी और आर में जो गैप बन रहा है ना, इस गैप को बोला गया है डेल्टा एच, यानी गैप को बोला गया है डेल्टा एच बोला गया है। तो ना जो आर से पी है वो डायरेक्टली नहीं फॉर्म करता है, आर से पी डायरेक्टली नहीं बनता है। तो अगर आर से पी जाना है तो पहला स्टेप होता है बॉन्ड टूटने का, यानी जब भी कोई रिएक्शन होगा तो पहले स्टेप में क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो आर से पी डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले क्या होता है आर जाता है, तो आर से क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने के लिए कम से कम आपको एक मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये आर जाता है अपना ट्रांजिशन स्टेट में, इसको बोलते हैं टीएस। टीएस मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, और फिर क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पीपी बनेगा, यानी प्रोसेस ऐसा होता है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा ना जी, मिनिमम जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए। तो अगर हम ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी को यहाँ मान लें, बॉन्ड तोड़ने के लिए कम से कम आपको यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये लेवल है ट्रांजिशन स्टेट का, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल है आपका ट्रांजिशन स्टेट का, इसको टीएस बोल रहे हैं हम। तो पहले जो आपका रिएक्टेंट है वो पहले जाएगा कहाँ? पहले जाएगा आपके टीएस के पास, आपका जाएगा टीएस के पास, यहाँ से पहले यहाँ जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब ट्रांजिशन स्टेट पहुँच जाएगा, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर क्या? बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा।
तो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो पहले आपको एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव और सेकंड स्टेप नेगेटिव, तो नेगेटिव करके यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं, ठीक। तो इसका एनर्जी का डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए। तो एक इसको बोला गया है जो ट्रांजिशन, देखो ये आपका ए लेवल है आर का, ये आर का लेवल था, ये लेवल ट्रांजिशन स्टेट का लेवल है, ठीक है। तो रिएक्टेंट को और कितना एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा कि ट्रांजिशन स्टेट के लेवल पे पहुंचे। आपको ये गैप दिख रहा है तो इसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। किसको बोला गया है, इसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम इतना एनर्जी देंगे तभी ये उस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेगा, और उससे अगर एनर्जी कम रहेगा तो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं करेगा। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। तो ये यानी रिएक्टेंट पार्टिकल के पास खुद से पहले कुछ एनर्जी था, तो इसको ये जो हाइट है, इस हाइट को बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हाइट है आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो पहले से आपके पास था, इतना एनर्जी पहले से था। फर्दर आपको कितना और चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो फर्दर आपको चाहिए इतना, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आपको नहीं चाहिए फिर से, ताकि आप ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर पाए और रिएक्शन ऑकर करेगा, ठीक है। अब ध्यान ना, कभी क्या बोला जाता है जो ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी लेवल है उसको अगर आप मेजर करोगे जीरो से, उसको मेजर करते जीरो से, उसको बोला गया थ्रेशोल्ड, तो ये जो पूरा हाइट है ना, ये जो पूरा हाइट यहाँ तक, यानी जीरो से जब एनर्जी मेजर करोगे ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है, उसको बोला गया है एनर्जी थ्रेशोल्ड। ये आपको समझना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा एच किसको बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोला गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान इसमें ये हो गया आपका एनर्जी डायग्राम जो को समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट है इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है, अगर मान लेते हैं चूंकि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट से बड़ा होगा। यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों लाइन के बीच में होगा, यानी अपर लाइन और जो बॉटम का लाइन है एनर्जी ऑफ जो आर है उसके बीच में कहीं लाई करेगा, यानी पी ऊपर से नीचे में कहीं लाई करेगा। इसका मतलब जो डेल्टा एच का वैल्यू है, वो भी क्या होगा, वो भी उसका वैल्यू, डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक्टिवेशन से कम होगा, क्योंकि आपका जो पी का एनर्जी लेवल है वो कभी भी ट्रांजिशन स्टेट के लेवल से मैच नहीं करता है, उसे हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट का जो पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट से नीचे होगा और आपके रिएक्टेंट के लेवल से ऊपर होगा। इसका मतलब डेल्टा एच का जो गैप है वो हमेशा एक्टिवेशन से छोटा होता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में ऐसा लोगों को कि किसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे, किसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, किसी को डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहे थे आपको, ठीक है। तो ऐसा ही अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर आपका रिएक्शन टाइप अगर एक्सोथर्मिक होगा, मतलब अगर रिएक्शन आर से पी है और डेल्टा जिसका नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा एक्सोथर्मिक होगा। तो आपको पता है कि डेल्टा एच बेसिकली क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये चीज नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है उसका वैल्यू रिएक्टेंट से छोटा होगा, तभी नेगेटिव होगा ना, ठीक। अगर इसको डायग्राम में देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि आर का एनर्जी लेवल इसको बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल अगर आर का है, ठीक है, और हम एज्यूम करें कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अपना है, जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो आर के एनर्जी लेवल से क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है।
तो पी का लेवल नीचे में यहाँ हो सकता है, यहाँ भी। हम 3 पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, उसको P1 P2 P3 बोल रहा है, तो P1 मान सकते हो या P2 मान सकते हो या P3 मान सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट है कि आपका आपका अगर रिएक्शन टाइप एक्सोथर्मिक होता है तो उसमें जो पीक एनर्जी है वो आर के एनर्जी से नीचे होना चाहिए, आर के एनर्जी से नीचे होना चाहिए बस, ठीक है। अगर जो प्रोसेस होगा ऐसे चलेगा। एक पॉसिबल ऐसा है, उसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दे तो पी यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल जो होगा इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं आपको और ध्यान देना, यहाँ पे जो डेल्टा एच इसको बोल सकते हो आप, ये डेल्टा एच इसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो। मतलब अगर हम बोल दें तो इसको आप डेल्टा H1 बोल सकते हो, इस हाइट को, इस हाइट को बोल सकते हो डेल्टा H2 बोल सकते हो, और यहाँ से हाइट को हम बोल सकते हैं डेल्टा H3। तो आपको हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि थर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच में रिलेशन क्या होता है। अगर रिएक्शन थर्मिक होगा तो डेल्टा एच जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी से छोटा भी हो सकता है। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन इसका नेगेटिव होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड एक्टिवेशन एनर्जी छोटा भी पॉसिबल है, जैसे पहला केस में बात कर रहे थे हम, केस 1 में जो हम दिख रहा है वो बता रहा आपको, या फिर ये बराबर हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी के, जस्ट लाइक केस 2, या फिर डेल्टा एच का मॉड जो होता है एक्टिवेशन से बड़ा भी हो सकता है, जस्ट लाइक केस 3, जस्ट लाइक केस 3। इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को यहाँ तक में नहीं, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यही डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम है एनर्जी का, वो बताया गया, इसमें अलग अलग टर्म्स था जो को बता चुके हैं। अब ध्यान देना, इसमें एक और चीज जो मुझे बताना है, जैसे मान ले, इससे समझ में आ जाए आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका R है और यहाँ मान लेते हैं आपका P है, ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइप क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि P का लेवल क्या है, R से नीचे है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। और ये ट्रांजिशन स्टेट मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से ऐसे फॉर्म करेगा रिएक्शन। और इस तो ध्यान है ना, तो इसमें ध्यान देना, इसको बोला गया है जो R से ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी गैप है उसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली यानी अगर आप R से P जाना चाहते हो तो आपको इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप उल्टा आना चाहते हो, मान लेते हैं अगर आप उल्टा आना चाहते हो, रिवर्स आना चाहते हो, यानी P से वापस आप R पे आना चाहते हो, तो एनर्जी कितना आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके आपको एनर्जी इतना क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। अब ध्यान देना, डेल्टा एच हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेल्टा एच डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसको बोला गया जी, तो ये हाइट है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, ये था आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का था, और ये हाइट क्या था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। अब ध्यान देना, अगर इसी डेल्टा एच को हम अगर दिखा सकते हैं तो ध्यान देना, आप गौर करना, ये जो डेल्टा एच का लेवल है, ये जो गैप है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो डेल्टा एच को लिखने का एक और तरीका को आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया रहेगा तो डेल्टा एच को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, सेम ही चाहिए आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको बच्चों लोग, ये बात क्लियर है आप लोग को या नहीं, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता है, डेल्टा एच पूछ लेगा आपसे, तो क्या करना, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को बैकवर्ड एक्टिवेशन से माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या, ध्यान देना, आप लोग अगर हल्का भी गैसेस स्टेट का आइडिया है तो ध्यान देना,
हर पार्टिकल के पास अपना एक अलग एनर्जी होता है। हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है, तो हर पार्टिकल का अपना एक अलग एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर हम लोग का गैसेस पार्टिकल पे हम बात कर रहे हैं, तो गैसेस पार्टिकल हो या फिर लिक्विड पार्टिकल्स हो, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, एक छोटे से सैंपल में भी पार्टिकल का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट भी अगर सैंपल होगा तो उसमें पार्टिकल का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग हर पार्टिकल की एनर्जी को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा निकालते हैं कि एवरेज एनर्जी क्या है। तो बोला गया है हर गैसेस पार्टिकल का जो एवरेज एनर्जी होता है उसको हम लिख सकते हैं F टाइम्स हाफ के टी, F टाइम्स हाफ के टी, F टाइम्स हाफ के टी, ठीक है। अब ध्यान ना, तो हर एनर्जी तो एक आपके पास एक एवरेज एनर्जी है F टाइम्स हाफ के टी, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हर पार्टिकल के पास अपना अलग एनर्जी होगा, अलग एनर्जी होगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम रेडिएशन का बात करते हैं, तो जब भी आपको R से P में कन्वर्ट करना है, तो आपको जब R से P में कन्वर्ट करना है तो आपको कम से कम क्या होगा, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ध्यान देना, यानी पॉइंट ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने से आखिर रेट बढ़ता क्यों है, तो ध्यान देना। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा, ठीक है, तो आपको इस बैरियर से होके जाना है। बात समझ में आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि होता क्या है कि मान लेते हैं कि तेरे पास 100 पार्टिकल था, 100 में से अभी टेम्परेचर T पे इस बैरियर को क्रॉस कर रहा है बस 10 पार्टिकल। तो बस यहाँ से जो 10 पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। जब तुम T+10 करता है ना, जब तुम 10 टेम्परेचर बढ़ाता है तो तुम एनर्जी दे रहे हो एक्स्ट्रा। तो T+10 पोजिशन में होता क्या है, यहाँ पे 10 और पार्टिकल क्रॉस करेगा, यानी हर 10 जब टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है ना वो डबल हो रहा है, यानी जो इफेक्टिव पार्टिकल जो कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका आर यानी आपका R 100 है, बट 100 पार्टिकल क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आपका पॉइंट में बस 10 पार्टिकल शुरू में क्रॉस किया था, जैसे ही तुम 10 बढ़ाए टेम्परेचर तो 10 पार्टिकल एक्स्ट्रा और क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। यानी आपका पार्टिकल का जो नंबर जो क्रॉस कर रहा है उस ट्रांजिशन स्टेट के हाइट को वो डबल कर रहा है, हर 10 डिग्री के राइज पे। अगर पार्टिकल डबल करेगा तो आपका जो रेट है, क्योंकि रेट क्या होता है, रेट होता है कि यानी आपका जो जो पर्ड फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इस नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है और जो बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट अपने आप इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आखिर रेट बढ़ता क्यों, समझ में आ गया कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है जो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करेगा उसका नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए आपका रेट इंक्रीज करता है, बात समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। तो रेट बढ़ने का लॉजिक क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट यानी आपके एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को, उसका नंबर में इंक्रीज होता है, उसके नंबर में इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको रेट को बढ़ाने का दो तरीका है। रेट कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिंपल सा चीज है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यानी आपका रेट बढ़ाने के लिए ध्यान देना, आपका ग्राफ ऐसा था, तो रेट बढ़ाने का दो तरीका है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, आपका जो R है, R से P का कन्वर्जन है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, एक्टिवेशन का जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए ज़्यादा पार्टिकल्स आपके पास होंगे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, जो क्रॉस कर रहा है, यानी जो रेडिएशन का पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, उसका नंबर बढ़ेगा। तो पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा गया। सेकंड तरीका क्या होता है कि अगर आप इस जो जो R से P का जो एनर्जी बैरियर है, R से P का एनर्जी बैरियर दिख रहा है ना, उस बैरियर को तुम घटा दो, यानी आपका बैरियर इतना था, इस बैरियर को तुम हटा के नया ऐसे कर दो, यानी बैरियर की हाइट को तुम डिक्रीज कर दो तो भी चलेगा। बैरियर की हाइट डिक्रीज का मतलब क्या है,
कि आपका जब एनर्जी गैप घट जाए तो अपने आप क्या बहुत सारे पार्टिकल यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। पहले जो पार्टिकल उस बैरियर को जो क्रॉस नहीं भी कर पा रहा था, अब इसको क्रॉस करने में क्या है, कैपेबल है। क्या है, कैपेबल है। यहाँ पे क्या होगा, तो आपका रेडिएशन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बैरियर को हम डिक्रीज कैसे करते हैं, तो सेकेंड को बोला गया है थ्रू कैटलाइसिस, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, यूजिंग कैटलिस्ट। रेट को इंक्रीज करने का दो तरीका है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट ध्यान देना, यूजिंग कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से आखिर कैटलिस्ट क्या करता है, ऊपर का जो डिमांड है ना, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, डिमांड को हटाता है। क्यों हटाता है, ध्यान देना। आलो पढ़े हो कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट करता है एडजॉर्प्शन। और आप पढ़े हो कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होगा वही यूज करके हम लोग एक्टिवेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन को घटाता है। कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन को घटाएगा, तो अब क्या है, जो जिस अगर टेम्परेचर बढ़ाओ भी नहीं ना, तो बिना टेम्परेचर के बढ़ाए हुए आपका जब एनर्जी बैरियर घट गया है, तो जो मॉलिक्यूल पहले क्रॉस नहीं कर रहा था उस बड़े बैरियर को, वो उस छोटे बैरियर को क्या करे, इजीली क्रॉस कर लेगा। जब बैरियर इजी क्रॉस होगा तो क्या होगा, आपका जो पर्ड फॉर्मेशन है वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इससे देखा गया है कि जो रेशन नॉर्मली ऑकर नहीं करता है, अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेशन बहुत इजीली ऑकर होता है। रीजन ये होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, उसके डिमांड ऑफ एनर्जी यानी डिमांड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके एक्टिवेशन एनर्जी के डिमांड को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट ऐसे काम करेगा, ध्यान देना। तो कैटलिस्ट में ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ समझाया हुआ है कि ये ऊपर वाला रिलेशन अनकटलाइज है और नीचे रिलेशन क्या है, कटलाइज है। तो कैटलिस्ट से क्या होता है, कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, कैटलिस्ट आपके एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ठीक है। ठीक, वही बोला गया है कि कैटलिस्ट क्या करता है, एडॉप्शन करता है। एडॉप्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो उस एनर्जी को सप्लाई करके एक्टिवेशन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन को घटा देगा तो क्या होगा, आपका जो के है के क्या इंक्रीज करेगा, तो आपका रेट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। के इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि आपको पढ़ो ना कि के का फॉर्मूला होता है ए का पावर माइनस ई बार टी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी उस फॉर्मूले में है और एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो के बढ़ता है, के बढ़ता है, और के बढ़ेगा तो रेट के अंदर क्या होता है, कहीं भी रेट के अंदर के आता है तो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर के बढ़ेगा तो क्या रेट बढ़ेगा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर दोनों में बेटर इफेक्ट क्या होता है, तो बोलोगे कैटलिस्ट हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से इम्पोर्टेंट से आसान क्या होता है, कैटलिस्ट को यूज कर लो, ठीक है। अतः ना कैटलिस्ट आपके डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट आपके डेल्टा एच यानी एक्टिवेशन घटाएगा बट डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं लाएगा। वो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे कैटलिस्ट हम और यूज करेंगे तो डेल्टा एच अभी भी ये था और अभी भी यही है। तो कैटलिस्ट के यूज नहीं या करने या नहीं करने से आपके रिएक्शन के डेल्टा एच को फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एच क्या था, रिमेन सेम। कैटलिस्ट यूज करो या नहीं करो, आपका डेल्टा एच क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। कैटलिस्ट डू नॉट चेंजेस डेल्टा एच। बाकी के का यहाँ पे लिख दिया गया है, तो के का यहाँ पे इक्वेशन है, के क्या होगा, ए का ए इंटू ई का और माइनस ई स्मॉल ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक। अब ध्यान ना, तो अब इसको तो तुम देखोगे ना ग्राफ को, तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या हो, के बढ़ेगा। और टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते अगर टेम्परेचर को करते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे ध्यान देना, इसका जो लेवल है वो टच करेगा ए को। तो टेम्परेचर इनफाइनाइट कर देंगे तो आपका जो के है बढ़ के पहुंच जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे आपका जो ई बाई आर टी का रेशियो क्या आता है, जीरो के अप्रोच करेगा। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे उस केस में आपका जो के का वैल्यू होता है वो ए को अप्रोच करता है। यानी जब आपसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे के का वैल्यू क्या हो, तो बोला के इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट तुम अप्रोच करोगे
तो के का वैल्यू जो होगा वो ए को अप्रोच करेगा, वो ए को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन है, के इक्वल टू क्या है, ए ई का पावर माइनस ए बार टी है। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉन लेंगे, इस रिलेशन इसका लॉन लेंगे। तो लॉन लेंगे तो क्या होगा, लॉन के इक्वल टू लॉन ए माइनस ए बार टी आ जाएगा। तो इसको अरेंज कर ले, तो लॉन के इक्वल टू माइनस ए बाय टी 1/t प्लस लॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉन के वर्सेस 1/t, तो इसमें हम लॉन के ऊपर मान ले, इसको मान ले y और 1/t को मान ले x। तो इसका जो माइनस ए बाई जो आर है, ये हो जाएगा आपका स्लोप, यानी एम हो जाएगा, और लॉन ए क्या हो जाएगा, लॉन ए हो जाएगा इंटरसेप्ट, यानी सी की तरफ हो जाएगा। y इक्वल टू एम एस प्लस सी लाइन में इसको इस तरह से आप सोच सकते हो, इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, जिसको ग्राफिकली देखते हो, ध्यान देना। तो एक्स एक्सिस पे क्या 1/t है, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लॉन के है, लॉन क्या है, ध्यान देना। आपका इंटरसेप्ट है लॉन ए, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है, अगर ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो उस केस में लॉन ए होता है पॉजिटिव। अगर ए का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, लॉन ए हो जाएगा 0। और ए का वैल्यू नेगेटिव यानी 1 से छोटा होता है तो लॉन ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी कारण यहाँ पे 3 केस लिया हुआ है कि जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, ए का वैल्यू 1 होगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, और ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो आपका लाइन नीचे स्टार्ट होगा, और सारा का सारा लाइन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो स्लोप है सबका, स्लोप नेगेटिव है, माइनस ए बाय आर नेगेटिव है, तो सारे का जो स्लोप होगा, लाइन का स्लोप होगा, उसको हम बोलते हैं इक्वल टू माइनस ए बाय आर होगा। कभी कभी स्लोप का वैल्यू देख के आपसे पूछ सकता है कि ए का वैल्यू निकालो, अगर आपको एम पता रहे तो ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप के वैल्यू में से माइनस आर को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। स्लोप का वैल्यू मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है तो उसमें माइनस लगा दो और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ई ए का वैल्यू, आपको मिल जाएगा ई ए का वैल्यू। चूंकि स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको जो ई ए का वैल्यू, जो एक्टिवेशन का वैल्यू होता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, उसका हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो चलो, हाँ सर। नहीं चलो सही है। अब था ना जो रिलेशन लॉन में था ना, लॉन के रिलेशन को लॉ में चेंज कर लो, लॉ में चेंज करने क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर ले, तो लॉन के को आप लिख सकते हो 2.303 लॉग के, वैल्यू को पुट कर दो, अल्टीमेटली रिलेशन ऐसा आ जाएगा, अल्टीमेटली रिलेशन ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस रिलेशन का यूज करें तो लॉग के वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ भी सिमिलर टाइप का बनेगा। तो लॉग के वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करेंगे, लाइन फिर से क्या होगा, लाइन ऐसे ही आएगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, और आपको स्लोप क्या है, स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, ये हो जाएगा आपका स्लोप का वैल्यू। ठीक है, माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ठीक है, बताओ ना, हमको पता चल चुका है कि आपका जो के होता है, के और टी में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी क्या होता है, और हम के बढ़ाएंगे तो, अगर हम टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टी घटाएंगे तो क्या होगा, आपका के क्या होगा, के डिक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर, तो हम बोले कि आखिर टेम्परेचर और के को हम लिंक कैसे करेंगे, आखिर हम टेम्परेचर और के को लिंक कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, हम मानते हैं कि T1 पे
आपका रेट कांस्टेंट K1 है और T2 का रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। ठीक है, आपको बोल सकते हैं कि लॉन K1 इक्वल टू क्या का माइनस E बाई आर T1 प्लस लॉन ए। सिमिलरली अगर लॉन यानी हम K2 को पुट करें तो क्या हो जाएगा, लॉन K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E बाई आर T2 प्लस लॉन ए। अब क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है, हम 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लॉन K2 माइनस लॉन K1 इक्वल टू E बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अल्टीमेटली हो चुका है लॉन K2 बाई K1। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे K के वैल्यू को लिंक कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में टोटल कितना वेरिएबल है, तो K1 है, K2 है, E है, R है और T1 T2 है। टोटल आपके पास 6 वेरिएबल है, 6 में से 5 अगर कोई दे देगा ना तो छठा अपने आप निकल जाएगा, छठा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक प्रॉब्लम है, चलो नहीं, हाँ सर। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 ट्राई करेंगे, चलो ठीक है, 64 ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे फास्ट। इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे, चलो 64 का आप लोग तो बोला हुआ है लॉन K वर्सेस आपको ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है लॉन K इक्वल टू क्या होगा, माइनस E बाई आर 1 बाई टी प्लस लॉन ए होता है। तो यहाँ देना है, यहाँ स्लोप का वैल्यू क्या है, तो ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है। तो इस स्लोप का आपको वैल्यू अगर इसमें से तो इसको स्लोप से इक्वेट करते हैं तो स्लोप का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे आपका अपर हाइट 10 है और बॉटम हाइट 5 है, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस E बाई आर, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा ना जी, यहाँ पे स्लोप ऐसा स्लोप नेगेटिव होगा तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का बात करते हैं तो इसका ऊपर हाइट 10 है और लेफ्ट नीचे हाइट 5 है, 2 होगा तो स्लोप नेगेटिव इसलिए -2 लेते हैं इसको। ठीक है, ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये का वैल्यू 2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2R। एक्टिवेशन इन किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर 3 का फैक्टर हम निकाल चुके हैं, इसलिए जो भी निकलेगा आपका किलो जूल में, तो आंसर हो जाएगा 2R, आंसर हो जाएगा 2R। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों तो बताएंगे इस क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर इसको ट्राई करेंगे आप लोग, एक यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 69 है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। जल्दी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना आपको। तो आपके पास रिलेशन क्या होता है लॉग के और 1/t में जी? तो लॉग के इक्वल टू होता है माइनस EA बाई 2.303 और 1/t प्लस लॉग ए। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस EA बाई 2.303 आर, ये वो स्लोप का वैल्यू। ठीक है, जिसका स्लोप का वैल्यू जितना मैग्नीट्यूड हाई होगा, ठीक है, जिसका एक्टिवेशन एरिया का मैग्नीट्यूड जितना हाई होगा उसका स्लोप उतना ही नेगेटिव होगा, उतना ही लाइन स्टीप होगा। तो सबसे हाई एक्टिवेशन एरिया किसका दिख रहा है आपको? जिसका स्लोप सबसे स्टीप है, तो सबसे स्टीपेस्ट स्लोप किसका? सी का है। सी के बाद हमको ए दिख रहा है, ए के बाद हमको डी और फिर बी, यानी आपका आंसर होगा पहले सी फिर ए फिर डी एंड बी। तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो, नो सर। डाउट है आप लोग को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई करेंगे आप लोग। आप लोग से बन जाएगा क्वेश्चन 71 के बाद आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 75। और 71 ट्राई करेंगे, फिर 75 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पर फोकस करना आप लोग। तो 71 पे आपको दिया गया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में बोला गया है, तो इसमें बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल। तो सी यहाँ पे है,
सी को फॉर्म करने के लिए जो डिविजन एनर्जी है वो डी को बनाने से 5 कम है। तो सी को बनाने के लिए आपको इस हाइट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हाइट कितना है? तो ये हाइट 5, 10, 15 है। और डी को बनाने के लिए आपको इस हाइट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 10 है। डिफरेंस 5 का ही है, तो ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो आपका सी जो एक्टिवेशन थेरेपी टू फॉर्म सी इज है वो 5 किलो जो लेस नहीं है, मोर है। ऑप्शन जो ए है इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन जो पहला है वही इनकरेक्ट हो जाएगा, इसको आप ए बोल सकते हो। क्वेश्चन 75 फोकस करते हैं। 75 में आपको दिया गया हुआ है दो रिएक्शन है R1 R2 हैव द आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर द एक्टिवेशन एनर्जी R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल। ठीक है, और उसका K1 K2 रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन R1 R2 है एट 300 केल्विन। तो ln K2 बाय K1 का वैल्यू क्या होगा? ln K2 बाय K1 का वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो ध्यान देना, आपको पता है कि ln K इक्वल टू क्या होता है? ए ई का पावर माइनस ई बाय टी होता है। अब जब ln ध्यान देना, तो आपका रिएक्शन अगर 1 है तो 1 के लिए K1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के लिए क्या होगा? K1 हो जाएगा। तो इसको आप देखोगे और क्या हिंट दिया हुआ है? टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है और आर का जो 1 रेशन 1 का जो डिविजन एनर्जी है वो 2 के डिविजन से 10 ज़्यादा है, से 10 ज़्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोचते हैं क्या कि के ln के, सॉरी आपके पास के का क्या होगा? के का उल्टू ए ई का पावर माइनस ए बाय टी होता है। तो यहाँ पे पीछे में जो हम रिलेशन लिखे वो गलत रिलेशन था। यहाँ रिलेशन कुछ जो लिखा होता जो गलत था उसको छोड़ देना। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 75 को मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान देना। के इक्वल क्या है? ए का पावर माइनस ए बाय टी होता है। के इक्वल क्या होगा? ए का पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक, ln के इक्वल क्या होगा? ln ए माइनस ए बाय टी है। अब रिएक्शन 1 के हम डाल रहे हैं तो रिएक्शन 1 में क्या होगा? ln K1 होगा। ln ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है, ई 1 बाई आर टी होगा। और ln K2 में क्या होगा? ln ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड बाई आर टी होगा। अब आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है कि ln K2 बाई K1 का रेशियो निकालना है। ln K2 बाई K1 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रेशियो 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो 2 माइनस 1, इसका मतलब ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे ln ए कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ये 1 माइनस ये 2 बाई आर टी आ जाएगा। और आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 10 है। तो यहाँ पर 10 किलो जूल का डिफरेंस होगा। नीचे आर टी है और यहाँ पे हो जाएगा ln K2 बाई K1। तो 10 बाई आर टी, ठीक है, तो 10 बाई आर टी आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके वालों को निकालना है। 10 इसको जूल में कर ले। आर का वैल्यू कितना होता है? 8.314 इंटू 300 है।
ठीक है, टेम्परेचर 300 है। तो इस रेशियो को सॉल्व करने आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अब आपका जो आंसर होगा वो 4 के लमसम में होगा। कितना आंसर है कुछ लोग 4 के आसपास होगा ना? ठीक है, तो 75 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? सर थोड़ा 71 दोबारा 71? 1 अरे 71 में क्या था? यस सर 71 में ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो अब देखो, अब ए बी रिएक्शन ए बी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी बनने के लिए आपको एनर्जी कितना चाहिए? 15 चाहिए क्रॉस करने के लिए बैरियर, तो 15 हो इसका ट्रांजिशन एनर्जी। और डी यहाँ बन रहा है लेफ्ट में, तो डी बनने के लिए कितना चाहिए? 10 चाहिए। ए बी का लेवल 5 पे है ना, तो डी इसको क्रॉस करने मतलब 15 है, मतलब ये गैप कितना का होगा? 10 का होगा। तो यहाँ पे 10 का चाहिए, तो यानी जो सी फॉर्मेशन का ट्रांजिशन एनर्जी है वो 5 ज़्यादा है, 5 कम नहीं है। 5 लेस दिया वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सर वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट कैसे पहचाना? अच्छा सुनो ध्यान से आप, ए और बी से अगर बात करते हैं सी और डी बनाने में, जल्दी कौन बनेगा? देखो, सी बनने के लिए बैरियर इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 15 का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और डी बनने के लिए बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा 10 का। अब बताओ 10-15 में जल्दी अचीव कौन करोगे? 10 को कि 15 को? तो अब इससे 10 अचीव जल्दी कर लोगे। 10 अचीव जल्दी हो तो डी जो है जल्दी बनेगा, क्योंकि डी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड कम है। तो डी काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, यानी आपको जल्दी फास्ट बनेगा। ठीक है, और सी जो है सी स्टेबल है, क्योंकि सी का एनर्जी का डी से नीचे है, तो सी को बोला गया है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो जिसका जो जल्दी फॉर्म करता है, इसका रेट फास्ट होता है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, उसको बोलते हैं काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। और जो जितना स्टेबल होता है एनर्जी वाइज, जिसका एनर्जी बहुत लो होगा, उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है चलो आप लोग को? नो सर। ठीक है, चलो क्लास यहीं पेंड करेंगे हम लोग। ठीक है।